मित्रों, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के बारे में हमने बहुत आसान तरीके से बताया। बेसिक में जो हमने बताया था, लग्नों के आधार पर कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, वो अपनी दशा अंतर्दशा में उसी हिसाब से फल देते हैं। यदि शुभ ग्रह की दशा है, शुभ भावेश है, वो केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, तो वो शुभ फल देगा। 3, 6, 11 का स्वामी है या 6, 8, 12 का स्वामी है, तो वो उसके जो फल में कहीं न कहीं कुछ कमी आ जाती है। इस तरह से आप देख करके आप देखेंगे कि मैंने जो आपको बेसिक में बताया किस लगन में कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं, किस में अशुभ होते हैं और मारक होते हैं, शम होते हैं, वो हमने आपको बहुत आसान तरीके से बताया है। मित्रों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप लोगों को मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री आज जो चर्चा करने वाला हूं, गुरु चांडाल दोष के बारे में चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि मैंने आपको बीच बीच में बताया था कुछ भ्रांतियां इसमें फैला दी गई हैं और फैला रहे हैं जो लेकिन शास्त्रों के अनुसार वो चीज़ें सही नहीं हैं। तो उस चीज़ पर हम विद्वान लोगों को जो शास्त्रों के अनुसार इस चीज़ को समझते हैं, उनको इस चीज़ को रोकना होगा, उनसे आग्रह करना होगा कि ऐसी चीज़ें ज्योतिष में ना फैलाई जाएं। इससे ज्योतिष बदनाम होती है, ज्योतिष के लिए हानि होती है और ज्योतिष की हानि वेदों की हानि है। इसलिए आग्रह करते हैं कि इन चीज़ों पर आपको सोचना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। आइए आज मित्रों हम आपके लिए अध्याय 147 में गुरु चांडाल दोष की बात करते हैं। देखिए, राहु और केतु के बारे में हम बेसिक में आपको बता चुके हैं। ग्रहों की जहाँ कारकत्व चल रहे थे वहां पर, तो राहु और केतु का जो कारकत्व हमने बताया वो ऐसा कारकत्व कि जिसके साथ, क्योंकि वो छाया ग्रह माने गए हैं, इमेजरी पॉइंट है वो, तो जिस भाव में वो बैठे होते हैं, पहली बात ये समझने की है कि जिस भाव में बैठे हुए होते हैं उस भाव के अकॉर्डिंग वो फल देते हैं। अब वो भाव शुभ है तो शुभ, अशुभ है तो अशुभ। ये भी बात हम आपको बेसिक में बता चुके हैं कि केंद्र के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो कैसा फल देते हैं, वो सम फल देते हैं। यहाँ के स्वामी सम हो जाते हैं और त्रिकोण के स्वामी विशेष फल देते हैं, वो शुभ फल देते हैं। त्रिषडाय के स्वामी कैसे होते हैं कि यदि वो शुभ है तो शुभ और अशुभ है तो अशुभ फल देते हैं। ये बहुत आसान तरीके से हम आपको बता चुके हैं। 6 और 8 और 12वें भाव के स्वामी जो है, 12वें भाव को भी नहीं लेते, उसमें हम 6ठे और 8वें और तीसरे की भाव बात करते हैं कि यदि इनकी दूसरी भी राशि केंद्र त्रिकोण में होती है, इसलिए वो भी ज़्यादा अशुभ फल नहीं देते। अब बात रह जाती है केवल मात्र अष्टम भाव की। दूसरे और 12वें भाव को भी सम भाव बताया गया है, क्योंकि इनकी दूसरी राशि जिस भाव की राशि होती है, दूसरी राशि उस भाव के अकॉर्डिंग फल देते हैं और वो दूसरी राशि त्रिकोण की होती है या केंद्र की होती है। तो उस आधार पर हम उसका निर्णय ले सकते हैं। तो ये हो गई भाव के साचर के आधार पर राहु केतु फल देते हैं। दूसरा नियम यह है कि राहु केतु जिस ग्रह के साथ बैठे हों उसके आधार पर फल देते हैं। यदि वो ग्रह शुभ भावों का स्वामी है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, दूसरे भाव का स्वामी है, 11वें भाव का स्वामी है, तो वो आपको शुभ फल देगा। और यदि वो ग्रह 6, 8, 12 का स्वामी है तो फिर वो अशुभ फल देगा, जिसमें विशेष रूप से अष्टम भाव का स्वामी होकर के और उसके साथ राहु बैठ जाए तो वो बहुत पीड़ा देने वाला ग्रह हो जाता है। तो मित्रों, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जब तक इन बातों को नहीं समझोगे तो फिर ऐसे ही दोषों में फंसे रहोगे। ये शास्त्रों के अनुसार है। लघु पाराशरी को आप पढ़िए, छोटी सी पुस्तिका है, उसमें पाराशर ऋषि ने बहुत अच्छी इसकी विवरण किया है। उसका अध्ययन हमारे सामने रखा है, उसको आप पढ़िए, आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। मित्रों, यदि हम इसी बात को लेकर के चले, तीसरे और 6ठे और 8वें भाव के स्वामी
तीसरे, छठे और 11वें भाव के स्वामी यदि दूसरे भाव शुभ भाव के स्वामी हैं तो वो शुभ ही फल देते हैं, अशुभ फल नहीं देते। केंद्र के स्वामियों के साथ बैठा होगा तो वो सम फल देते हैं। यदि केंद्र के स्वामी त्रिकोण के साथ बैठ जाएं तो वो राजयोग का निर्माण करते हैं। तो इन राहु केतु का भी यही काम होता है कि यदि वो केंद्र के और त्रिकोण के साथ बैठे हैं तो वो राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यदि हम इस मेष लग्न की कुंडली में बात करें तो ये मंगल यहाँ का स्वामी होगा, कि लगन का स्वामी हो गया, और मंगल मान लीजिए 10वें भाव में बैठा हुआ है और यहीं पर राहु बैठ जाए तो इसको हम कोई अंगारक दोष या कोई अन्य दोष नहीं मानेंगे, क्योंकि इसने एक तो ये जो हमारे पंचमहापुरुष योग है वहां पर इसने योग बनाया और लगन के साथ मंगल के लग्नेश के साथ बैठ गया तो ये राजयोग कारक ग्रह बन गया, ना कि इसमें कोई दोष कारक बनता हो। तो मित्रों इस तरह से हमको समझना पड़ेगा। और यदि यही राहु गुरु के साथ यहाँ बैठ जाए तो गुरु केंद्र त्रिकोण का स्वामी और केंद्र में बैठा हुआ है तो ये भी एक राजयोग का निर्माण हो रहा है। यहाँ हम ये नहीं देखेंगे गुरु नीच का है कि उच्च का है, क्योंकि वो केंद्र का स्वामी है, सदैव शुभ फल देता है। ये जो हमने बेसिक आपको बताया, जो हमने आपको नियम बताए थे, सिद्धांत बताए थे, उनको आपको समझना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो मित्रों उस आधार पर इसको हम गुरु चांडाल दोष की श्रेणी में नहीं रखेंगे और इसको ये मिथ्या बात कही जा रही है कि ये गुरु और चांडाल के साथ बैठ जाए, गुरु राहु के साथ बैठ जाए तो उसको गुरु चांडाल योग बैठ कहते हैं। मान लीजिए यहाँ केतु हो गया और यहीं पर गुरु बैठ गया तो इसको भी गुरु चांडाल की श्रेणी में लोग डाल रहे हैं। तो ये अशुभ तरह से इसको समाज में डराया जा रहा है या उनको बहकाया जा रहा है और उसके माध्यम से अपना काम चलाया जा रहा है। ऐसा कहीं भी शास्त्रों में गुणा भाग नहीं कहा गया। तो मैंने आपको दोनों चीज बताई कि राहु केतु का अपना कोई प्रभाव नहीं होता, वो जिस राशि में बैठे होते हैं राशि और भाव के आधार पर उसको कहते हैं भाव साचर्य। भाव के आधार पर, भाव के साथ उसका जो मित्रता है उसके आधार पर वो फल देते हैं। फिर दूसरा नियम ये बताया कि वो राहु और केतु जिस ग्रह के साथ बैठे हों वो ग्रह कैसे भाव का स्वामी, शुभ भाव का स्वामी है तो वो शुभ फल देगा और राहु उसके साथ उसको फल को दूना बना देगा। यदि वो ग्रह अशुभ भाव का स्वामी है, 6-8 का स्वामी है, 12वें भाव का स्वामी है तो वो अशुभ फल देगा, तब भी उसको दूना कर देगा, उसके फल को दूना प्रभाव अशुभ कर देगा। ये बात पहली बात। और दूसरी बात, तीसरी बात ये है इसमें कि यदि राहु केंद्र में बैठा हो और त्रिकोणेश के साथ बैठा हो, त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा हो तो ये राजयोग बनाएगा। यदि वो त्रिकोण में बैठा है और केंद्र के स्वामी के साथ बैठा है तो ये राजयोग का निर्माण होगा। यहाँ कोई गुरु चांडाल दोष नहीं बनेगा। इस बात को समझना पड़ेगा। ये शास्त्रोगत बातें हैं, हमारी अनरसलर बातें इसमें नहीं है। यदि आपको अच्छा ज्योतिषी बनना है तो शास्त्रोगत बात कीजिए, शास्त्रों को पढ़िए और वहां से आप अपने ज्योतिष को सीखिए। हम तो आपके लिए एक मार्गदर्शन कर रहे हैं तो आप उसको समझ पाएंगे। यदि हम इसको और गहराई से समझें तो राहु जो है एक राशि में 18 महीने रहता है, अर्थात 1.5 साल रहता है, और गुरु एक राशि में 1 साल रहता है। मान लीजिए गुरु यहाँ था और यहाँ से चल करके यहाँ आ गया, इसके पास राहु के साथ ही आ गया तो ये 1 साल तक तो लगभग जो है इसी राशि में रहेंगे। 1 साल के बाद फिर ये गुरु आगे की राशि में बढ़ जाएंगे और राहु पीछे को चले जाएंगे, क्योंकि राहु और केतु हमेशा बकरी चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरे विश्व में, पूरे संसार में जितने भी बच्चे पैदा होंगे, जितने भी जातक पैदा होंगे तो वो तो सारे के सारे कालसर्प दोष में ही पैदा हुए। ये बात आपको समझने की, मनन करने की, विचारने की बात है। तो 1 साल तक क्या वो बच्चे सब के सब, क्या उनके जीवन में, उन जातकों के जीवन में व्यवसाय में परेशानी आएगी, नौकरी में परेशानी आएगी, संतान में परेशानी, क्योंकि हर चीज को
कोई परेशानी आ रही हो और ऐसा योग बना हुआ हो, बिना देखे सोचे समझे 1 साल तक वो दोष बना हुआ है तो उसको दोष करार दे दिया जाता है कि गुरु चांडाल दोष में पैदा हुआ है, गुरु चांडाल दोष बनना है, इसी कारण इसका ये काम रुका हुआ है, इस कारण से इसको संतान नहीं हो रही है, इस कारण से इसकी नौकरी नहीं लग रही है। तो ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं कहा गया, ना कोई गुरु चांडाल दोष नाम का कोई वहां पर योग बताया गया, ना उसका कोई ऐसा उपाय बताया गया। उपाय भी किसी भी शास्त्र में गुरु चांडाल का नहीं बताया। काल सर्प दोष को भी इसी तरह से परोस दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर आप लोगों को समझना पड़ेगा, इस पर मनन करना पड़ेगा। ये विचारणीय बात है, ज्योतिष को बदनाम करने की बात है। ज्योतिष इसी कारण से बुराई की तरफ हो जा रही है। लोग इसके ऊपर जो विश्वास करते थे कि ज्योतिष एक सटीक मार्ग बताता है, और तो आज उसमें भ्रांति जो पैदा हो रही है वो हमने ही भ्रांति पैदा की है। तो मित्रों, आशा करता हूँ ये मेरा गुरु चांडाल दोष वाला है, आप इस बात को समझ पाए होंगे। यदि आप इसको समझ पाए हैं तो इसको दूसरे लोगों तक आप पहुंचाइए ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।